हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि योजना आयोग और बेसिकली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स हैं और जो प्रमुख योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने समय समय पर संचालित की है ताकि इस क्षेत्र की उन्नति हो सके, तो इनके बारे में भी हम आज की इस क्लास में देखेंगे। आपके प्री बीएड जो बेसिकली सिलेबस का एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टॉपिक को हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले इकोनॉमी के अंतर्गत अभी तक हम राष्ट्रीय आय, जिसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और पिछली क्लासेस में भी हमने बेसिकली कुछ टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक विकास क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हमने पिछली क्लास में कवर किया। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली नियोजन प्रक्रिया, या इसे हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है ताकि जो विभिन्न लक्ष्य है उनको पूरा कर सके, है ना। कैसे लक्ष्य, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो सामाजिक और आर्थिक विकास करने की दिशा में भारत सरकार के द्वारा बेसिकली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा। आज के समय पे आपको पता होगा कि योजना आयोग जो है वो समाप्त हो चुका है और इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने, है ना। तो योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता है ना, इसकी शुरुआत हुई 1950 में और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। तो पहली बार जब बेसिकली योजना आयोग का गठन किया गया तब इसकी अध्यक्षता की गई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। योजना आयोग की अगर बात करें, इसका जो मुख्य कार्य था भारत के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना। और पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान, जिसमें क्या हो रहा था, भारत सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई जा रही थी। नाम से स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना यानी कि कितने सालों के लिए थी, 5 साल की अवधि के लिए। तो विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे जिनको पूरा करने का प्रयास किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा इन 5 सालों में। तो 5 सालों की अवधि के लिए देश के जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग करके विकास के जो प्रमुख लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए बेसिकली सरकार के द्वारा एक रोड मैप तैयार किया जाता था इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। जितनी भी योजना बेसिकली शुरुआत की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन यानी कि रोजगार की बेसिकली शुरुआत करना, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करें, इन पर ज़्यादा केंद्रित होता था, है ना। भारत में जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1951 से। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और 1951 से बेसिकली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जो कि 2017 तक जाकर चली। 2017 तक जाकर इसलिए क्योंकि टोटल में हम देखें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। अब 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 13वीं क्यों नहीं आई? 13वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं आई क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बेसिकली भारत सरकार ने, यानी कि जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी, उसने बेसिकली योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की शुरुआत हुई और उसका नाम था नीति आयोग। ठीक है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई और 2017 तक चली। ठीक है। टोटल की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं कुल लागू हुई, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2015 में हम देखते हैं नीति आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग। और ये कब की बात है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन हुआ। 2014 में योजना आयोग को बेसिकली समाप्त कर दिया गया था और उसका स्थान लिया नीति आयोग ने, जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई भारत सरकार के द्वारा? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कब से कब तक? 1951 से लेकर के ये चली 2017 तक। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 2012 से 17 के बीच, बट जैसा मैंने बताया 2014 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की गई स्थापना।
तो फिर योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। अब बेसिकली नीति आयोग भी वही कार्य करता है जो योजना आयोग करती थी, लेकिन नीति आयोग थोड़ा और एडवांस वर्जन में जाकर काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं जो हैं अब नीति आयोग बनाने का ये कार्य करता है। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है भारत सरकार का। तो थिंक टैंक भी कहा जाता है भारत सरकार का नीति आयोग को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम कुछ एडवांस में चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई भारत सरकार के द्वारा। तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी और क्या क्या इन योजनाओं के पीछे जो मुख्य लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, क्या प्राप्त किया गया, है ना, कौन से मॉडल पर यह योजना आधारित थी, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना चलाई कब से गई? देखो 5 वर्ष के लिए योजना चलाई जा रही है। 51 में शुरुआत हुई इसकी, तो 56 तक ये योजना चलेगी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक। इसका जो टारगेट था, अब देखो 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिली, 1950 से फिर हमारा जाकर संविधान तैयार हुआ। ठीक है, अब 1951 की अगर हम बात करें, इस समय देश में जो सबसे मुख्य अगर बात करें जिस दिशा में ध्यान देना था वो थी कृषि, क्योंकि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिससे जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है ना। तो कृषि और सिंचाई पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो फोकस था कृषि और सिंचाई पर। उद्देश्य इसका क्या था? स्वतंत्रता के बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है इसको स्थिर किया जा सके। तो कृषि पर ही फोकस इसलिए किया गया था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से। यहाँ की जो अधिकांश जो जनसंख्या है एक तो ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकांश जो जनसंख्या है वो रोजगार के लिए कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है बेसिकली। ठीक है, तो कृषि और सिंचाई पर इसलिए खास तौर पर ध्यान दिया गया ताकि लोगों की जो रोजगार के अवसर है वो बढ़े। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और आय में जब वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है गरीबी में कमी आएगी, और गरीबी में कमी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे देश में सामाजिक विकास का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। यानी कि सामाजिक विकास देश का अच्छे तरीके से हो रहा है। ये सुनिश्चित करता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना, बेरोजगारी में कमी आना, गरीबी में कमी आना, ये सभी चीज़ें, आय में वृद्धि होना, ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? कि देश का सामाजिक विकास हो रहा है। तो उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि और सिंचाई के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस किया जा सके, स्थिर किया जा सके। जो प्रमुख उपलब्धियां इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने प्राप्त की, हमने अचीव की, उनमें से क्या क्या शामिल है? कुछ बड़े बांधों का निर्माण किया गया भारत के द्वारा इस समय काल में 1951 से 1956 के बीच में। जैसे कि एक जो प्रमुख डैम है भाखड़ा नांगल बांध की बात करें, जैसे जो आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, भाखड़ा नांगल बांध। तो ये जो बांध है इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया 1951 से 56 के दौरान। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धि है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। ऑब्वियस सी बात है कृषि सेक्टर में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, और सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं इसीलिए बड़े बड़े डैम्स का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि डैम के कई सारे पर्पस होते हैं बनाने के पीछे। मल्टीपर्पज डैम्स होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने की हम लोग बात करें, सिंचाई की बात करें, पीने के लिए पानी की बात करें, है ना। और कई बार क्या है, डैम को जैसे बनाते हैं तो बड़ा रिजर्वायर जैसे बनता है तो पर्यटन का क्षेत्र भी विकसित होता है इससे। तो ये भी एक एडवांटेज है डैम को बनाने से। हालांकि कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे काफ़ी बड़ी जनसंख्या, जीव जंतुओं को विस्थापित करना पड़ता है, क्योंकि डैम बनने के बाद क्या होता है, पानी का भराव होता है तो घाटी में पूरा पानी भर जाता है ना। तो सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है, बट अभी हम बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख उपलब्धियों की। तो सिंचाई कृषि पर विकास किया गया, जोर दिया गया, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक्चुअल में शुरू हुआ था 1952 में, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम से स्पष्ट है, विभिन्न समुदाय का विकास सुनिश्चित करने के लिए
है ना, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, समाज के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो समुदायों का विकास करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया भारत में। 1952 की बात है। पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच, ध्यान रखना, ठीक है। या पूछा जाए भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान में रखना, ये जिस मॉडल पर आधारित थी उसका नाम है हेरोड डोमर मॉडल। तो हेरोड और डोमर बेसिकली इनके द्वारा ये बोल सकते हैं सुझाव दिया गया कि कृषि और सिंचाई जो क्षेत्र हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी के समान है। तो इन पर अगर हम फोकस करें तो ऑब्वियस सी बात है देश का विकास भी सुनिश्चित होगा। तो हेरोड डोमर का जो मॉडल था उस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। हमने टारगेट रखा था बेसिकली 2.1% की वार्षिक विकास दर का, लेकिन हमें प्राप्त जो रिजल्ट हुआ वो काफ़ी अच्छा था। 3.6% का जो विकास दर है वो हमें प्राप्त हुआ। आपको जो ध्यान में रखना है वो एक तो कृषि और सिंचाई जिस पर फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, हेरोड डोमर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और कुछ विशेष उपलब्धियों की अगर बात करें, जैसे बड़े बांध का निर्माण किया गया, एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल बांध है, कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। अभी तक हमने देखा पहली पंचवर्षीय योजना पर फोकस करें, कृषि और सिंचाई पर। अब सेकंड जो पंचवर्षीय योजना आएगी 1956 से 1961, कृषि और सिंचाई पर हमने फोकस किया। अब जिस पर हम फोकस करेंगे वो है इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग, ठीक है। तो अब सेकेंड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर शिफ्ट हुआ? कृषि से शिफ्ट होकर के उद्योगों पर, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करने पर बेसिकली जोर दिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारी उद्योगों की स्थापना और जो आत्मनिर्भरता है उसको अचीव करने पर फोकस किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस दौरान जब हम देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त हुई हमें इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वो है कि बड़े बड़े जो इस्पात संयंत्र है, स्टील कंपनीज है, बेसिकली इंडस्ट्रीज है, इनकी स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा, है ना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट भी आता है जिसकी स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 के बीच। तो भिलाई की बात करें, भिलाई स्टील प्लांट, या दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, या फिर हम बात करें राउरकेला स्टील प्लांट की जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है एग्जाम में ना कि इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। नौ जो पूछा जाता है प्रश्न, किस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस भारत के एक प्रमुख, बेसिकली हम बोल सकते हैं जिनको सांख्यिकी के क्षेत्र में काफ़ी अधिक ज्ञान प्राप्त था, तो उनके द्वारा ये बेसिकली मॉडल दिया गया था। तो पीसी महालनोबिस के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसे हम कहते हैं महालनोबिस मॉडल, और इसी पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये जो मॉडल है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज पर विशेष ध्यान देती, विशेष फोकस करती है, ठीक है। 4.5% का विकास दर तय किया गया था, प्राप्त हमें लगभग उसी के आसपास हो गया, 4.2% विकास दर प्राप्त हुआ। याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अगर विकास दर यानी कि जो लक्ष्य की बात करें, ये 2.1% आप याद रख सकते हैं। 2.1% हमारा टारगेट था, बट हमने अचीव किया 3.6%। पहली पंचवर्षीय योजना बस का इसको याद रखना, बाकी आपको पीडीएफ में भले ही मिल जाएगा बट याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बस ध्यान में रखना। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, शुरुआत हुई 1951 से, एंड हुई 2017 में, ठीक है। और पूछा जाएगा ना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या हमने प्राप्त किया, क्या टारगेट था, वो सारी चीजें आपको याद रखनी जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हमने अभी तक देख लिया। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 पहली, 1956 से 61 दूसरी, अब तृतीय चलेगी 1961 से लेकर के 1966 तक, 5-5 सालों के लिए चल रही है। तो ध्यान में रखना, अभी ब्रेक भी आएगा इस योजना में, तो वहां से प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो फोकस था आत्मनिर्भर भारत और संतुलित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जो भी वस्तु और सेवाएं जिसका उपभोग जो बेसिकली भारतीय कर रहे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका जो उत्पादन है वो बेसिकली भारत में ही हो, ताकि जो हम बेसिकली हमारी जो आत्मनिर्भरता वो बनी रहे, हम किसी अन्य देश पर डिपेंड ना हो। तो इस पर फोकस किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि हमने कृषि पर फोकस किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर मेन फोकस किया गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना पर फोकस किया गया। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेसिकली जो किया जाएगा, दोनों को साथ लेकर चला जाएगा, कृषि को भी उद्योग को भी, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जिस पर टारगेट किया गया उसमें कृषि और उद्योग दोनों शामिल है, कृषि और उद्योग दोनों में संतुलन बनाना। अब प्रमुख उपलब्धि जो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडिया ने अचीव की, उसमें से एक है हरित क्रांति की शुरुआत। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी आगे हम देखेंगे भी हरित क्रांति के बारे में, है ना। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो ध्यान में रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना। एक्चुअल में इसकी जो शुरुआत हुई ना 1965 से 66 के बीच समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति है क्या, क्या किया गया इसमें, इसको मैं आगे बताऊंगा, भी इसी क्लास से बताऊंगा जब हम कृषि और ग्रामीण विकास जैसे टॉपिक देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बाद। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दूसरा, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का भारतवर्ष में पूरा विस्तार किया गया। स्कूल खोले गए काफ़ी संख्या में ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स की स्थापना की गई, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ताकि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति की जा सके बेसिकली, ठीक है। तो जो सबसे मेन बट था वो आपको ध्यान में रखना, हरित क्रांति की क्या की गई, शुरुआत की गई। चुनौतियां इस पंचवर्षीय योजना के दौरान काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों चुनौतियां थी? क्योंकि ये 61 से 66 तक ये योजना चली। 1962 में आपको ध्यान होगा भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। तो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, जब देश युद्ध में घिरा हुआ हो तो अपना विकास कैसे सुनिश्चित करेगा, बताओ आप। तो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, तो इसने प्रभावित किया भारत को। इसके ठीक 3 साल बाद हम देखते हैं 1965 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। तो इन दो प्रमुख युद्ध ने भारत को एक तरफ से झकझोर दिया, हम बोल सकते हैं। भारत को बुरी तरह से इस युद्ध ने प्रभावित किया, है ना, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो प्रभावित हुई, उत्पादन जो हो रहा था भारत में वो प्रभावित हुआ। तो भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावित हुई। और इस कारण से हम देखेंगे यहाँ पर जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था ना, वो हम अचीव नहीं कर पाए। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6% की दर से हम विकास करेंगे, बट एक्चुअल में हम उसका आधा भी अचीव नहीं कर पाए। प्राप्त तो हमें कितना हुआ, केवल और केवल 2.4% का ग्रोथ रेट, विकास दर। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन कई सारे हैं, जिसमें से सबसे जो प्रमुख जो रीजन है वो तो है 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो ये ध्यान में रखना है। उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन बनाना। चुनौतियां इस दौरान 2 प्रमुख युद्ध हमको देखने को मिले, और जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, चुनौती थी तो कुछ उपलब्धि भी थी। उपलब्धि थी कि हरित क्रांति की हमने शुरुआत की इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी जो इंपॉर्टेंट योजना है उन्हीं के बारे में डिटेल से देख रहे हैं, बाकी सारी योजना को हम जल्दी जल्दी जो की पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और स्किप करते चलेंगे, ठीक है। जहां से प्रश्न आएंगे उनको मैं डिटेल से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना हो गई, है ना। नाउ आपको जो समझना है, 1966 के बाद आपको चौथी पंचवर्षीय योजना देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि 66 से हम 71 योजना नहीं देखेंगे। 1966 से, क्योंकि जैसा मैंने बताया 62 में हमने देखा भारत और चीन के मध्य युद्ध, 65 में हमने देखा भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ।
इस युद्ध के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई और अब हम 66 में चौथी पंचवर्षीय योजना हम नहीं लाए। रीजन इसके पीछे युद्ध था जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। तो हमने यहां पर बेसिकली क्या किया, योजना अवकाश। तो जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें अवकाश देखने को मिला, यानी कि अभी पंचवर्षीय योजना को थोड़ा डिले किया गया। इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। ठीक है, तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं आएगा, 3 वार्षिक योजना आएगी। 1966 से 67 एक योजना हो गई, फिर 1967 से 68 द्वितीय योजना हो गई, और 1968 से 69 ये हो गई तृतीय योजना। तो 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। कब लाई गई? 66 से 69 के बीच। ये जो टाइम पीरियड था इसे हम योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य फोकस इन तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान जिस पर किया गया वो हरित क्रांति पर ही किया गया, ताकि खाद्य के उत्पादन के मामले में हम रहे आत्मनिर्भर। क्योंकि खाद्य उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं था। इतना विशाल देश है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, एक प्रकार से कृषि पर निर्भर है, बट इसके बावजूद हम उतने खाद्य का उत्पादन भी नहीं कर पा रहे थे ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हम एक्चुअल में खाद्यान्न का बेसिकली आयात करते थे, चाहे हम अमेरिका से आयात की बात करें या अन्य यूरोपियन कंट्री से आयात की बात करें, वहाँ से हम खाद्यान्न का आयात करते थे। खास तौर पर अमेरिका से जो गेहूं और चावल का आयात हम करते थे उस पर भारत एक प्रकार से निर्भर था, है ना। तो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा ही हरित क्रांति वाले टॉपिक के अंतर्गत। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश का समय काल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब अगली योजना पर चलते हैं। अब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी 1969 से। 51 याद करते हुए चलना है। 51 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से लेकर 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद फिर आएगा योजना अवकाश। 66 से लेकर 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। अब 69 से हम देखेंगे 74 तक चलेगी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य फोकस था गरीबी को खत्म करने पर। तो मतलब गरीबी का उन्मूलन करना है, साथ में आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी और पे डिपेंड नहीं, स्वयं पे डिपेंड रहो, आत्मनिर्भर बनना है। तो ये टारगेट था। साथ में गरीबी उन्मूलन करना, इस पर मुख्य फोकस किया गया। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और जिस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया वो था चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। प्रमुख उपलब्धि क्या क्या अचीव किया हमने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो हरित क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी 65 से 66 के बीच में। फिर योजना अवकाश के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। तीनों पर भी मेन फोकस था हरित क्रांति को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली बोल सकते हैं हम प्रमोट करना है ना। तो यहाँ पर भी हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया, और हरित क्रांति को तो बढ़ावा हम दे ही रहे हैं। 69 से 74 के बीच में देश में हम देख रहे हैं खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे मैं अभी आपको कुछ डेटाज भी दिखाऊंगा। गेहूं का उत्पादन 1960-61 के समय पे 11 मिलियन टन जो हमको देखने को मिलता है। हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई है ना 65-66 के टाइम पर, तो जैसे जैसे डेवलप होती गई चीज़ें, 10 साल के बाद 1970 से 71 का जो बेसिकली हम बोल सकते हैं वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ पर हमको गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़ करके डबल से भी ज़्यादा 24 मिलियन टन देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हरित क्रांति पर जो प्रयास हमने किया, जो इन्वेस्ट हमने किया, उसने रिटर्न भी हमको अच्छा खासा दिया। तो हरित क्रांति में वो चीज़ें हम देखेंगे। तो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 1969 की बात है, 14 बैंकों का किया गया राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो बैंकों का किया गया राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब है? 14 जो निजी क्षेत्र की बैंक थी
जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये जैसे कुछ बैंक शामिल थे, ठीक है, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े बैंक थे। तो इनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब कि नेशनलाइज किया गया, और आसान भाषा में कहूँ तो इसको सरकारी बैंक बना दिया गया एक प्रकार से। गवर्नमेंट ने अधिकांश जो हिस्सेदारी है इन बैंकों की खरीद ली, तो 50% से ज़्यादा की जो शेयर होल्डिंग है वो खरीद ली गवर्नमेंट ने। तो इनका हो गया राष्ट्रीयकरण, यानी कि अब इन बैंकों पर अधिकार किसका हो गया, भारत सरकार का हो गया, ठीक है। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो पर्पस था, भाई बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बैंक के थ्रू जो जनता है वो पैसे उधार भी ले सकती है और अपना जो एक्सेस मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर सकती है। जब बैंकों के पास पैसा रहेगा तो बैंक जो है, बैंक उस पैसे को लेके बैठे तो नहीं रहेंगे, बैंक भी उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनकी इनकम जनरेट हो। तो गवर्नमेंट कई सारे बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। तो बैंक क्या करेंगे, उन बॉन्ड को खरीदने का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ना, बॉन्ड की बिक्री करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसे की उपलब्धता है वो सुनिश्चित होती है। अब बैंक, अब बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को काम करने ना कई सारी योजनाएं लेकर आनी है गवर्नमेंट को, जैसे सामाजिक क्षेत्र में विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। जो टैक्स गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है ना, उतना रेवेन्यू पर्याप्त है नहीं ताकि देश का डेवलपमेंट किया जा सके, तो गवर्नमेंट के अन्य पैसों की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट उधार ले रही है पैसे, ताकि जो योजना वगैरह में जो व्यय होने, खर्च होने हैं, वो उसको पूरा किया जा सके। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पढ़ के कभी कभी लगेगा मतलब क्या ही किया गया, सरकारी बैंक बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म सोच है ना, कि चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट हो रही है। इसीलिए इकोनॉमी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप जितनी गहराई में जाकर इसको पढ़ेंगे ना, उतना आपका लगाव होते जाएगा इकोनॉमी से, और वो आपको समझाएगा कि चीज़ें एक्चुअल में कनेक्ट कैसे हो रही है ना। तो गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता है, पैसे देगा कौन, देखो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी तो पैसे मिलेंगे। बॉन्ड को खरीदने के लिए बड़ी पार्टी होनी चाहिए ना, बड़ी पार्टी यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो या तो बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, या तो बैंक की बात कर सकते हैं। बैंक के पास बेसिकली जनता का पैसा जमा रहता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है ना बैंक को, तभी तो जनता को उधार भी, जो जनता जो बेसिकली बोल सकते हैं जिसने पैसा जमा किया है उसको ब्याज भी तो देना है बैंक को। तो वो पैसा जो है मार्जिन लाएगी कहाँ से बैंक, जब ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करे जहाँ से बैंक को भी रिटर्न प्राप्त हो। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। विकास दर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करने की आवश्यकता है नहीं। 5.7% टारगेट था, अचीव नहीं कर पाए, केवल 3.3% अचीव कर पाए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जिस पर खास फोकस करना है, गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, है ना, 14 बैंकों का किया गया राष्ट्रीयकरण। पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगेन गरीबी उन्मूलन पर टारगेट किया गया, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो इस पर प्रयास किया गया। जो प्रमुख उपलब्धियां थी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, 1974 से लेकर के ये चली ना 1978 तक। चलनी कब तक थी, 5 साल, यानी कि 79 तक, बट 78 में इसको समाप्त कर देंगे। क्यों करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले प्रमुख उपलब्धियों की बात करते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथ में ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया गया, ठीक है। और इस दौरान चुनौतियां भी हमको प्रमुख देखने को मिलेगी। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जब हमको 2 प्रमुख युद्ध से सामना करना पड़ा, 2 प्रमुख युद्धों का। अब यहाँ पर बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से ही एक प्रकार से हम देख रहे हैं देश की जो स्थिति है वो खराब हो गई। आपातकाल जो लगाया गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 77 का जो समय है, जिस पर देश में आपातकाल लगाया गया। कैसा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है ना। और इस आपातकाल को लगाने के पीछे जो रीज़न दिया गया वो था आंतरिक अशांति, है ना। तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया आपातकाल 75 से 77 के बीच। ये पूछा अगर जाएगा ना कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया। विकास दर काम का नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया
कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी 79 तक चलनी थी, बट 78 में इसे रोक दिया गया एक प्रकार से। तो ये क्यों किया गया भाई? 1978 में क्या हुआ, जो बेसिकली 77 में है ना, जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो फिर इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। रीजन उसके पीछे क्लियर था, जो आपातकाल के दौरान जो कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उससे देश की जनता खुश नहीं थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और जिस पार्टी की सरकार बनी वो थी जनता पार्टी। ठीक है, तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जो प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री। 77 से लेकर 80 तक इस पार्टी की सरकार चलेगी। 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार गिर जाएगी, और फिर से एक बार इलेक्शन होगा, और फिर से हम देखेंगे इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएगी। ठीक है, तो अब मोरारजी देसाई ने क्या किया, 1978 में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसको 1 साल पहले ही रोक दिया, समाप्त कर दिया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना को जब समाप्त किया मोरारजी देसाई ने, तो उन्होंने एक नया प्लान प्रपोज किया, उन्होंने एक नई योजना शुरू की, वो थी रोलिंग योजना। तो रोलिंग योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनता पार्टी के द्वारा। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की शुरुआत की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1974 से 79 तक जो योजना चलनी थी, 78 में इसे रोक करके रोलिंग योजना की शुरुआत की गई। तो रोलिंग योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1978 में। ठीक है, प्लान ऐसा था कि 12 वर्षों के लिए थी, यानी कि 1990 तक इस योजना को चलाया जाना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, फिर से जब चुनाव होंगे तो फिर सरकार बनेगी किसकी? कांग्रेस पार्टी की, और फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएगी पुरानी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनेगी, तो जो रोलिंग योजना जिसकी शुरुआत की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग योजना को अस्वीकार कर दिया, और एक नई फिर से कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। कब होगी शुरुआत इसकी? 1980 में। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। आप व्यापम के, पीएससी के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो ऐसे तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो ईयर्स है उन पर खास ध्यान देना है। और जैसा मैंने बताया रोलिंग योजना, इससे पहले मैंने आपको बताया था योजना अवकाश। तो योजना अवकाश का समयकाल कब से कब तक था, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 1966 से लेकर के 1969 योजना अवकाश, जहां पर 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। 1978 से 1980 रोलिंग योजना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 1980 में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अगली जो योजना है पंचवर्षीय, वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से चलेगी 1985 तक। ठीक है, मुख्य फोकस किया गया बुनियादी ढांचों के विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सड़क हो गया, रेल हो गया, एयर प्लेन्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली जो बुनियादी ढांचे हैं देश के, उन पर फोकस किया गया। ब्रिज वगैरह हो गए, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर मुख्य फोकस किया गया। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण पर भी मुख्य जोर दिया गया। जो प्रमुख उपलब्धियां हमने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अचीव की, उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार, जैसा मैंने बताया ना, बुनियादी ढांचे के दौरान इन पर विशेष फोकस किया गया है। तो जब फोकस हम करेंगे, इन्वेस्ट हम करेंगे, तो हमको रिजल्ट भी मिलेगा ही। तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, इस पर हमें उपलब्धि भी अचीव हुई हमने यहाँ पर, क्योंकि मुख्य फोकस किया था। विकास दर 5.2% था और हमने अचीव किया इससे ज़्यादा 5.7%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। अब नौ हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो था 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990। ठीक है, मुख्य फोकस किया गया उत्पादकता बढ़ाने पर और रोजगार सृजन के क्षेत्र में। यहाँ पर मेन टारगेट किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात करें? 7वीं। तो आपको जो याद रखना है समय काल 1985 से 1990। ठीक है, तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर मुख्य फोकस किया गया। इसके अलावा उदारीकरण की शुरुआत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधित जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा शुरू की गई, ताकि जो आय के स्रोत हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो बढ़ाया जा सके।
विकास दर 5% का था और हमने अचीव कितना किया, 6%। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस योजना में, केवल आपको समय काल ध्यान में रखना है 85 से लेकर के 90। तो ये 7वीं है और इसके बाद फिर से एक बार हम ब्रेक देखेंगे, है ना। ब्रेक कैसे, 1900 बेसिकली हम 90 की बात कर रहे हैं ना, 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना चली और 1990 के दौरान देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। 1990 से 1992 ये जो 2 साल है ना, इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसके कारण से यहाँ पर अगेन पंचवर्षीय योजनाओं में फिर से एक ब्रेक देखने को मिलता है। तो केंद्र में बेसिकली राजनीति भी अस्थिर थी और हमारा जो विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। देश पर एक प्रकार से कर्ज भी था काफ़ी, और एक तो सिचुएशन ऐसा आ गया था जब देश में पर्याप्त क्रूड ऑयल्स भी नहीं थे, पेट्रोल और डीजल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो हमें बेसिकली लोन लेना पड़ा था IMF से, ठीक है। तो 1990-91 की बात कर रहे हैं और 91-92 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से 2 वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि जो अगली पंचवर्षीय योजना है वो शुरू होगी 1992 से। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चलेगी, जिसको स्टार्ट होना चाहिए था एक्चुअल में 1990 से, वो 90 में ना हो करके 92 में शुरू होगी। तो 92 से लेकर के 97 तक जो योजना चलेगी वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिस पर मुख्य फोकस किया गया आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण पर, ठीक है। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण पर फोकस किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। जो प्रमुख उपलब्धि की हम बात करें तो 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो इस पर फोकस किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि LPG रिफॉर्म्स जो है वो एक्चुअल में लाया गया था 1991 में, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना, लाया गया। तो आप बोल सकते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1991-92 का जो समय है वो इसी क्षेत्र पर विशेष फोकस करता है। विकास दर 5.6% हमने तय किया था, अचीव किया 6.8%, ठीक है। तो जो मेन आपको ध्यान में रखना है LPG रिफॉर्म के बारे में, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण पर फोकस किया गया इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। देन फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, सामाजिक न्याय समावेशी विकास पर फोकस किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर बस याद रखना, 97 से 2002, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य पर मेन फोकस किया गया और जो ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे कि सड़क की बात करें, पीने के लिए जल की बात करें, इन पर मुख्य फोकस किया गया। कुएं के निर्माण की बात करें, स्नान घाट या तालाब की बात करें, है ना, तो यहाँ पर मेन फोकस किया गया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक फोकस किया गया रोजगार के क्षेत्र में, गरीबी को दूर करने के क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट केवल ईयर ही है ना, 2002 से 2007, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, आपको पूछा जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, समयकाल कौन सा था, तो याद रखना है 2002 से 2007, ठीक है। भारत निर्माण योजना शुरू, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, ये प्रमुख बोल सकते हैं उपलब्धियां, बट एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, केवल ईयर याद रखना है आपको। अगली है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, है ना, और समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि पूरे कम्युनिटी के विकास पर मेन फोकस किया गया यहाँ पर। तो केवल इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर। जो उपलब्धि है प्रमुख, उसमें से एक है मनरेगा जैसे कार्यक्रम का क्या किया गया, विस्तार किया गया, है ना। मनरेगा योजना के तहत आपको पता है भारत सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें तो इस योजना का विस्तार किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन संबंधित जो कार्यक्रम है, इसका भी लागू किया गया, ठीक है। टारगेट था कितना, 9%, अचीव कितना किया, 8%। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो याद रखना है ईयर 2007 से 2012, और मनरेगा जैसे जो कार्यक्रम है, जो योजना है, इसकी बेसिकली इसको गति दी गई, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि लास्ट है तो इंपॉर्टेंट है, पहला था तो पहला इंपॉर्टेंट था, बीच बीच में जो जो आया है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखना, एक बार क्लास को रिवाइज करना, हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो लास्ट में आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2012 से 2017। 2014 में
योजना आयोग को भंग कर दिया जाएगा। योजना आयोग क्या है? ये वही आयोग है जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए, इनके क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, चाहे निर्माण की बात करें, चाहे इनके क्रियान्वयन की बात करें, इसके लिए जिम्मेदार जो आयोग है, जो एजेंसी है, वो कौन सी है? योजना आयोग। तो योजना आयोग को निपटा दिया गया 2014 में। ठीक है, भंग कर दिया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जब योजना आयोग को समाप्त किया तो फिर वो चालू करेंगे क्या? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत की। 2012 से 2017 तक फोकस किया गया तेज विकास करने पर, समावेशी टिकाऊ विकास करने पर। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम इस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुए। साथ है पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया गया इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि योजना जो चली आ रही थी पंचवर्षीय योजना, इसका फाइनली क्या किया गया? अंत किया गया है ना। कब किया गया? 2000 बेसिकली 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक चलेगी। अंत कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में और 2015 से उसका स्थान लिया नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और नीति आयोग जो है वो दीर्घकालिक नीतियों पर कार्य करता है, जैसे विजन डॉक्यूमेंट्स जैसे कई सारे जो विकास के कार्यक्रम है वो तय किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, जिसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने समझा योजना आयोग के बारे में या पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात करें। अब हम बात करते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में। तो कृषि और ग्रामीण विकास जो हमारा अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में आ सकती है। कृषि की बात करते हैं। सबसे पहले कृषि क्या है? खेती की बात करें, चाहे पशुपालन की बात करें या मत्स्य पालन की बात करें या वानिकी जैसे क्षेत्रों की बात करें, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत, किसके दायरे में आ रहे हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि के दायरे में आ रहे हैं। भारत में जो कृषि अर्थव्यवस्था है ना, उसका प्रमुख हिस्सा हमको देखने को मिलता है। तो भारत में जो कृषि है बेसिकली बोल सकते हैं वो हमारे इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रीज होती है, उसके अलावा सर्विस सेक्टर्स होते हैं। तो कृषि जो है भारत में, भारत की जो इकोनॉमी उसका एक मेजर सेक्शन कवर करता है। खाद्य सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या कच्चे माल की बात करें, सभी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कृषि ही है। अधिकांश जो जनसंख्या भारत की वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जब कृषि क्षेत्र में देश जो है उन्नति करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कच्चे माल, कई सारे इंडस्ट्रीज है जो कि रॉ मटेरियल के लिए कृषि सेक्टर्स पर निर्भर है। ठीक है, ऐसे उद्योग जो बेसिकली मतलब बोल सकते हैं हम लोग खाद्य वस्तु पर आधारित जो उद्योग है, ऑब्वियस सी बात है वो कृषि सेक्टर पर तो निर्भर रहेंगे ही। इसके अलावा कई सारे ऐसे उद्योग भी हैं जो, जैसे कपड़ा वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र कैसे बनेगा? एक तो कॉटन है ना, तो कॉटन के लिए, कॉटन कहाँ से? कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है ना, तो वहाँ पर भी निर्भर है। वस्त्र उद्योग की भी बात करें एक प्रकार से तो ये तो हमने बात की कृषि की। अब अगर बात करेंगे ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास नाम से क्लियर है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। क्या है? ग्रामीण विकास है। और जिसमें किया क्या जा रहा है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, है ना, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समानता, ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। इन सभी के विकास पर जोर दिया जा रहा है। और कृषि और ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेटेड है, तो इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक ही चीज़ से, या बोल सकते हैं एक ही टाइप में समझ सकते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास का महत्व क्या है? सबसे पहले तो आर्थिक योगदान, यानी कि कृषि जो है भारत के जीडीपी में लगभग 15 से 17% का योगदान देती है, जो बेसिकली फ्लक्चुएटेड होते रहता है। ठीक है, हर साल है ना, चेंजेस आते रहते हैं। तो 15 से 17% का जो हिस्सा है वो कवर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के जीडीपी का। लेकिन हम बात करें ना तो 50% से अधिक जो लोग हैं भारत के, उनको रोजगार जो देती है वो देती है कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आर्थिक योगदान इसका काफ़ी ज़्यादा है। कृषि और ग्रामीण विकास की हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा की बात करें तो कृषि खाद्य उत्पादन का भी आधार है ना, ऑब्वियस सी बात है। कृषि जो है खाद्य उत्पादन का भी आधार है, जो देश की जो बढ़ती आबादी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देना
जरूरी हो जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक जनसंख्या रहती है। आज भी अगर हम बात करें भारत में तो लगभग 70% जो आबादी है देश की वो ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करती है और उनकी आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो कृषि ही है या कृषि से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है, कृषि से संबंधित जो उद्योग है वो ही आय का आधार है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सामाजिक समानता की बात करें तो ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, ये सब को कम करने में भी मदद करती है कृषि और ग्रामीण विकास। इस साथ में औद्योगिक विकास, क्योंकि कृषि उद्योगों को कच्चा माल जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये भी प्रदान कर रहा है। तो जो उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया जा सके ताकि उनको लगातार कच्चे माल की आपूर्ति हो सके और उनका इंडस्ट्री जो है वो सही तरीके से चलो और एक प्रकार से देश क्या करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की जो प्रमुख विशेषता है उसकी अगर मैं बात करूं तो कृषि की विविधता के अंतर्गत हम देखते हैं भारत में आपको बहुत विशाल देश है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का वितरण देखने को मिलेगा पूरे देश में, जिसके कारण से हर क्षेत्र की अपनी भौगोलिक विशेषता है और इस कारण से कुछ क्षेत्र धान के उत्पादन के मामले में तो कुछ गेहूं के उत्पादन के मामले में, इसी प्रकार से गन्ना, कपास, दालें, फल और सब्जियां अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगी, है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहां पर धान का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है आपको देखने को, है ना। सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन किया जाता है वो किस राज्य के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है पश्चिम बंगाल के द्वारा, है ना। लेकिन साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स भी अब पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं टक्कर, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। कृषि क्षेत्र की विविधता की बात करें तो खेती के पैटर्न की बात करें तो छोटे और सीमांत किसान भी हैं भारत में और इनकी संख्या ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। छोटे और सीमांत किसान उनको कहा जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि होती है, तो ऐसे किसानों को कहा जाता है छोटे किसान या सीमांत किसान, ठीक है। और जिनके पास 2 हेक्टेयर या से ज़्यादा की ज़मीन होगी उनको क्या कहा जाएगा, उनको बड़े किसान कहा जाएगा, है ना। तो 2 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि वाले जो किसान हैं वो 80% से अधिक किसान ऐसे ही हैं जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सिंचाई और बाजारों की कमी विकास में बाधा है। किसकी विकास में बाधा है? कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये बाधा है, तो इनको भी दूर करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। निर्भरता की बात करें, हम बात कर रहे हैं प्रमुख विशेषताएं देख रहे हैं, तो निर्भरता की बात कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ना मुख्य रूप से कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों जैसे पशुपालन की बात करें या मत्स्य पालन की बात करें, इन पर निर्भर है। आप में से कई सारे लोग गांवों पर निवास करते हैं और वहाँ पे आप जानते होंगे कि बेसिकली पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि संबंधित जो अन्य गतिविधियाँ उन पर मुख्य फोकस किया जाता है। तो ये हमारे कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। अब इसके बाद जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इस क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो प्रमुख कार्यक्रम है सरकार के द्वारा किए गए ताकि कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। इस कारण से भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए कई सारी योजनाएं लेकर लाई गई। सबसे पहली जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति जिसे कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक में। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 1965 से 1966 का जो समय काल था, इस समय काल में बेसिकली हरित क्रांति की शुरुआत की गई 1965 से 1966। एग्जैक्टली बात करें तो अगर 10 की वर्ष अगर पूछा जाए तो 1960 का जो दशक था, इस दौरान हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या की गई, शुरुआत की गई। जो वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वो की गई थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। तो ये नाम याद रखना, ये विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग वो व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी।
भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत के कंटेक्स्ट में एम.एस. स्वामीनाथन वो व्यक्ति थे जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की। कहाँ? इंडिया में। तो ये व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की अगर बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. धोनी नहीं करने का, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, जो प्रमुख विशेषताएं हैं हरित क्रांति की जिस पर फोकस किया गया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हाई यील्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो उच्च उपज वाली जो किस्में हैं, यानी कि ऐसे फसलें जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं, उन पर मुख्य फोकस किया गया। तो इस दिशा में गेहूं और चावल वो प्रमुख फसल थे जिसके उन्नत बीज तैयार किए गए। ठीक है, ताकि ये जैसे कि जो पुराने बीज हुआ करते थे, जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था, उसमें क्या होता था, 1 एकड़ में जितने बेसिकली बोल सकते हैं टन या किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है। तो ये हाई यील्ड क्रॉप्स जो है, जैसे कि गेहूं और चावल के उन्नत बीज लाए गए, है ना, और इनके द्वारा क्या किया गया, उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किया गया। तो हरित क्रांति के दौरान एक तो उच्च उपज वाली किस्मों पर जोर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात जो सिंचाई है, क्योंकि भाई खेती करने के लिए पानी तो जरूरी है ना, तो सिंचाई के साधन के तौर पर नहर हो गए, ट्यूबवेल हो गए और बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। तो हरित क्रांति के दौरान ये भी एक प्रमुख विशेषता है ना। तीसरी जो बात है, फसल का उत्पादन जब अच्छा हो जाता है ना, उसके बाद भी दिक्कतें कब आती है, जब बेसिकली जो कीट वगैरह है वो उत्पादन को व्यर्थ कर देते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो कीटनाशक का प्रयोग भी हो गया जरूरी, क्योंकि इससे पहले जो खेती हो रही थी वो ट्रेडिशनल प्रथा पर हो रही थी एक प्रकार से, हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कीटनाशक का भी क्या किया गया, उत्पादन बढ़ाया गया, है ना। चाहे रासायनिक उर्वरक की बात करें या कीटनाशक की बात करें, इनका भी उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता। कौन कौन सी प्रमुख विशेषता? एक तो उच्च उपज वाली जो किस्में हैं उन पर जोर दिया गया। सिंचाई के साधन, चाहे नहर की बात करें, ट्यूबवेल की बात करें, बांध की बात करें, तालाब की बात करें, इनके निर्माण पर जोर दिया गया। और कीटनाशक की बात करें और उर्वरक की बात करें, ठीक है, तो कीटनाशक और उर्वरक दोनों को एक में लेते हैं। ये 3 चीजें हैं जिन पर मुख्य फोकस किया गया। उन्नत क्वालिटी के बीज, सिंचाई के साधन, और तीसरा है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। तो प्रयोग कब करेंगे? जब इनका उत्पादन करेंगे। तो इनके उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, नाउ हरित क्रांति के बारे में कुछ और चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना मेन टारगेट था हरित क्रांति का। खाद्य उत्पादन को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ताकि हम खाद्य के क्षेत्र में रहे आत्मनिर्भर। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले ना हम अमेरिका पर निर्भर थे एक प्रकार से। अमेरिका पर निर्भर थे एक प्रकार से, गेहूं के आयात के लिए या चावल के आयात के लिए हम अमेरिका पर निर्भर थे। और 1965 का जो टाइम था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, ये 2 युद्ध के दौरान बेसिकली अमेरिका की जो पॉलिसी थी, अमेरिका एक्चुअल में ऐसा देश है ना जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा एक प्रकार से। आज के समय काल में हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हमेशा से सपोर्ट करते आया है एक प्रकार से। और आज भी अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अचानक से जो सीज फायर हुआ, उसमें भी जो मेन रोल रहा है वो अमेरिका का ही रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अमेरिका पर निर्भर थे हम एक प्रकार से खाद्यान्न के आयात के लिए, जिसमें गेहूं और चावल प्रमुख था। एक गेहूं की ना किस्म है जिसको हम आयात करते थे अमेरिका से, उसका नाम है PL480। ये ना गेहूं की एक किस्म है, अमेरिका से हम आयात करते थे। तो अमेरिका हमको लगातार ना ऐसी धमकियां दे रहा था कि हम भैया तुमको देंगे नहीं गेहूं, है ना, तुम क्या खाओगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो ह्यूमिलिएशन का जो सामना किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, इसको दूर करना जरूरी था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास भूमि नहीं है कृषि के लिए, पर्याप्त मात्रा में भूमि है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो उत्पादन हमको बढ़ाना था, हमारे पास ऐसा नहीं है, भूभाग की कमी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में थी। ठीक है, उत्पादन हमको बढ़ाना था ताकि जो आयात हम कर रहे हैं अमेरिका से या अन्य देशों से, उस पर हम निर्भर न रहे, है ना। इस कारण से हरित क्रांति को शुरुआत किया गया, उसकी शुरुआत की गई बेसिकली। और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये हमारा मुख्य लक्ष्य था इस क्रांति के दौरान। प्रमुख विशेषताएं अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया, उच्च उपज वाली किस्म हो गए,
ठीक है, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का व्यापक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना इसका मुख्य विशेषता थी। उपलब्धि जो हमने अचीव की इस हरित क्रांति के दौरान वो क्या क्या थी? गेहूं और चावल का जो उत्पादन है उसमें मतलब अभूतपूर्व मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली। जैसा मैंने आपको बताया ना कि 1960 से 61 के समय पे गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था? 11 मिलियन टन हुआ था, जो कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा 10 साल के बाद, क्योंकि 1965-66 में हम देखते हैं हरित क्रांति की हुई शुरुआत, है ना। हरित क्रांति से पहले एक वर्ष में कितना 11 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे थे, हरित क्रांति चल रही थी, और उस दौरान 70-71 के समय पर लगभग 24 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार से केवल गेहूं की बात नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा जिन दो फसलों पर फोकस किया गया था हरित क्रांति के दौरान उनमें से एक थी गेहूं, दूसरी थी चावल। ठीक है, एक थी गेहूं, दूसरी थी चावल, जिन दो फसलों पर मेन फोकस किया गया हरित क्रांति के दौरान। चावल के क्षेत्र में बात करें तो 1960-61 के समय काल पे 34.6 मिलियन टन चावल का जहां पर उत्पादन हुआ था, हरित क्रांति के दौरान हम देख रहे हैं 70-71 के समय में 42.2 मिलियन टन, है ना। तो अच्छी खासी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये तो अभी शुरुआत था। इसके बाद लगातार हरित क्रांति जब जैसे जैसे इसका विकास होते गया वैसे वैसे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गेहूं और चावल का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से बढ़ा इस हरित क्रांति के दौरान। और विशेष रूप से बात करें तो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये वो प्रमुख एरिया है जिस पर बेसिकली ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला है, क्योंकि हरित क्रांति इन्हीं एरियाज पर लागू की गई प्रमुख तौर पर, और जो रिजल्ट है हमें सबसे ज़्यादा इसी एरिया से देखने को मिला। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मुख्य फोकस किया गया या प्रमुख उपलब्धियाँ हम देख रहे हैं। इस क्षेत्र पर हरित क्रांति ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पाई, जिससे भारत जो है खाद्य आयात पर निर्भरता से क्या हुआ? मुक्त हुआ। ठीक है, जो हम आयात करते थे अमेरिका से, उससे हम थोड़ा फ्री हुए, रिलैक्स हुए, और धीरे धीरे हम जाके वो चीज़ें खत्म भी हो जाएगी। अब ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, भैया इन्हीं क्षेत्रों पर ही क्यों हरित क्रांति के द्वारा ज़्यादा बेसिकली हम बोल सकते उत्पादन देखने को मिला? भारत के अन्य क्षेत्रों पर ऐसा क्यों नहीं मिला? सबसे पहले तो इसके पीछे जो रीज़न इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको चाहिए क्या? उन्नत क्वालिटी के बीज चाहिए। चलो, वो तो आपने आयात कर लिया, मैक्सिको से हमने बीज मंगवाए उन्नत क्वालिटी के, चाहे चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, ठीक है, तो बीज हमारे पास आ गए उन्नत क्वालिटी के। कीटनाशक की बात करें, वो भी हमने तैयार कर लिया, आयात कर लिया, ठीक है। उर्वरक की बात करें, ये भी हमने तैयार कर लिया, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए? सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन के तौर पर या तो नहरें चाहिए, है ना, या तो चाहिए ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल क्या करेगा भाई? जहाँ पर भूमि में अगर पानी रहेगा उसी को तो निकालेगा ना ट्यूबवेल। नहर, ट्यूबवेल, और हम बोल सकते हैं बड़े बड़े बांध। तो बांध की बात करें, नहर की बात करें, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आसपास नदी वगैरह हो जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा हो, है ना। तो ऐसा जो क्षेत्र है, ये पूरे भारतवर्ष में हम देखेंगे तो जो हमारा नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो है ना कृषि की दृष्टि से आज इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि इस रीजन में पानी की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में। अगर आप देखोगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये प्रमुख नदियाँ आती है। इस नदियों के क्षेत्र पर ही पंजाब और हरियाणा का जो बेसिकली एरिया है वो इन्हीं नदियों के क्षेत्र पर है। तो इन नदियों का जो पानी है वो पंजाब और हरियाणा को तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। खास तौर पे बात करें तो रावी, व्यास और सतलज, है ना, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इवन राजस्थान के पश्चिमी एरिया है वहाँ भी पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। तो जब पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ऑब्वियस सी बात है कृषि के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इन जो एरियाज हैं ये बेसिकली हरित क्रांति के दौरान इनके द्वारा, इन एरियाज के द्वारा, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इनके द्वारा बेसिकली हम देखते हैं अच्छा रिपोर्ट दिया गया। उन्नत क्वालिटी के जो फसल है उनका उत्पादन यहाँ पर सुनिश्चित हुआ। और जैसे गेहूं के उत्पादन की बात करें तो आप जानते हैं कि पंजाब जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। भाई, सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ का करता है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब,
है ना। ये 3 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर गेहूं का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, लेकिन पंजाब भी छोटा सा राज्य होने के कारण मैप में आपको भले छोटा लगेगा, लेकिन गेहूं का उत्पादन यहाँ पर भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हमको देखने को मिली हरित क्रांति के दौरान। एक तो क्षेत्रीय असमानता, जैसे मैंने बताया ना आपको, हरित क्रांति का जो लाभ है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर मिला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो बेसिकली राजस्थान है वहां पे। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे जो किसान हैं, इन क्षेत्रों में रहने वाले जो छोटे किसान, उनको कम लाभ मिला। जो बड़े किसान हैं उन्होंने अधिक लाभ प्राप्त किया, क्योंकि छोटे किसान यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर है उससे कम की जमीन है, तो फिर जब जमीन कम है तो फिर उत्पादन भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कतें तो आएंगी। ठीक है, तो इस कारण छोटे किसानों को लाभ कम हुआ। मिट्टी की जो उर्वरता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है कुछ हद तक। तो हरित क्रांति ने बेसिकली हम देख रहे हैं खाद्यान्न के उत्पादन में तो वृद्धि दर्शाई, बट फिर भी इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। जो मिट्टी जो है बार बार कीटनाशक का प्रयोग करने के कारण, उर्वरक का प्रयोग करने के कारण अनउपजाऊ होती गई। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हम बात करें तो आज के टाइम पर जो वर्तमान समस्या इस क्षेत्र पे देखने को मिलती है वो है लवणता का अधिक होना, क्योंकि अधिकांश सिंचाई के कारण से अधिक मात्रा में बार बार सिंचाई की गई, ट्यूबवेल के माध्यम से हो, नहर के माध्यम से हो। ठीक है, जिसके कारण जो मिट्टी की, एक तो हम बोल सकते हैं जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो भी कम हुआ, और दूसरी बात है मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें भी कमी देखने को मिली। मिट्टी की जो प्रकृति हो ना वो लवणीय होती गई, अधिकांश सिंचाई के कारण जो मिट्टी है वो लवणीय हो जाती है, तो ये भी देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। साथ में जो ये रीजन है पंजाब हरियाणा वाला, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्यूबवेल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े किसान हैं यहाँ पर, है ना। मेन जो फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, खास तौर पे इस एरिया में अगर हम देखें तो, और काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की जा रही है लगातार, कितने साल हो गए सिंचाई के कारण से, है ना। और बेसिकली जब नदियों में पानी का स्रोत, जब नदियों में वाटर लेवल कम होगा तो जो भूमिगत वाटर लेवल है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लगातार सिंचाई हो रही है, इसके कारण से जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा में भी कमी देखने को मिली। तो आज के समय पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो मेन चैलेंज है वो क्या है, एक तो मिट्टी जो उपजाऊ है वो भी अब अनुपजाऊ हो रही है धीरे धीरे। जो लवणता है, जो सैलिनिटी लेवल है मिट्टी का वो भी बढ़ता जा रहा है ना, लवणीय होती जा रही है मिट्टी, जो नकारात्मक प्रभाव है क्योंकि इससे कृषि में उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा जो हम देख रहे हैं कि जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र है जिसने हरित क्रांति के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा प्रगति की, उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय में कुछ प्रमुख समस्याओं से घिरा हुआ है जिसको दूर करने की आवश्यकता। और इसी कारण से पंजाब और हरियाणा के बीच नदी के जल को लेकर विवाद भी रहता है, चाहे रावी, व्यास, सतलज की हम बात करें प्रमुख तौर पे, तो इनके नदियों के जल को लेकर विवाद भी रहता है इन राज्यों के बीच, क्योंकि पानी चाहिए ना, हर किसी को पानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां भी है। गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि जो देखने को मिली ये मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो हरित क्रांति जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। 1965-66 के दौरान हुई इसकी शुरुआत। मुख्य फोकस था खाद्यान्न उत्पादन पर, हमें बेसिकली आत्मनिर्भर रहना है, खाद्यान्न के उत्पादन को बेसिकली उसमें वृद्धि करना है, हमारा मेन फोकस था। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के कंटेक्स्ट में, नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड लेवल पर, जिसने शुरुआत की हरित क्रांति की। ना कुछ अन्य प्रमुख योजना की बात करें तो एक योजना आपको ध्यान में रखनी है, मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में लाया गया। ये जो योजना है ना 2005 में लाई गई और एक्चुअल में ये लागू हुई पूरे देश में 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हुई। इसके पहले बेसिकली हम बात करें 2006 में महेंद्रगढ़ और सिरसा, ये 2 प्रमुख जिले हैं जहां पर इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन पूरे भारत में जिस दिन से शुरुआत हुई वो थी 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, क्या है इस योजना का उद्देश्य? ग्रामीण जो परिवार है ना उनको 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना। तो मिनिमम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के तहत। ये प्रमुख उद्देश्य है। क्यों रोजगार प्रदान कर रहे हैं? ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं
उनके आय के लिए कुछ स्रोत सुनिश्चित हो सके, और आय का स्रोत सुनिश्चित होगा, आय उन्हें प्राप्त होगी तो कहीं ना कहीं गरीबी में कमी देखने को मिलेगी। और गरीबी में कमी हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम करना चाह रहे हैं विकास समाज का। तो सामाजिक विकास के लिए रोजगार के साधन में वृद्धि, बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी में कमी कर रहे हैं, और बेरोजगारी में कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं गरीबी में भी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि आय के पर्याप्त स्रोत मिलेंगे, है ना। विशेषता जो मनरेगा योजना की है, ग्रामीण बुनियादी जो ढांचे हैं, जिसमें सड़क की बात करें, तालाब की बात करें, है ना, इन पर मेन काम किया गया। मजदूरी का भुगतान किया गया सीधे बैंक खातों के माध्यम से। तो ये एक अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो प्रभाव इसका हमको क्या देखने को मिलेगा? गरीबी कम हुई और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मनरेगा योजना के दौरान आज भी भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजना में से एक है मनरेगा योजना। पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008 से। अधिनियम पारित कर दिया गया था संसद के द्वारा 2005 में। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगली जो प्रमुख योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र पे विकास को सुनिश्चित कर रही है एक प्रकार से, उसको बोल सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत हुई 2000 में। उद्देश्य नाम से ही क्लियर है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आपको पूछा जा सकता है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरुआत की गई? तो याद रखना 2000। उद्देश्य नहीं पूछेगा, नाम में ही क्लियर उद्देश्य। बाजारों तक पहुंच आसान हुई। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। 2-4 और प्रमुख योजना बची है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब शुरुआत हुई इस योजना की? तो वो हुई 2015 में। ईयर आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम से ही स्पष्ट है। उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी। ये गवर्नमेंट के द्वारा वाक्य जो दिया गया इस योजना को लागू करने के कंटेक्स्ट में, तो हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की गई शुरुआत। कब लाया गया योजना को? 2015 में। विशेषताएं क्या थी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, है ना। तो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स चलाए गए इस योजना के द्वारा। ईयर आपको ध्यान में रखना है ना, 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। जल संरक्षण के लिए बेसिकली हम देख रहे हैं कि डैम वगैरह है, तालाब वगैरह है, इनका क्या किया गया? निर्माण किया गया, है ना। साथ में हम देख रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये चालू किया गया। और साथ में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, साथ में मृदा का संरक्षण करना, इसको टारगेट किया गया। मुख्य फोकस था इन चीजों पर। तो इस योजना के बारे में ध्यान में रखना है आपको। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। लाया कब गया? 2011 में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रमुख योजनाएं हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। उद्देश्य क्या था? जो स्वयं सहायता समूह है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बना रहा, ताकि उनका जो आय का स्रोत है ना उनमें वृद्धि करना एक प्रकार से। तो इस योजना से फायदा क्या हुआ? ग्रामीण महिलाओं की जो आय है उसमें वृद्धि देखने को मिली, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला? ग्रामीण क्षेत्र की जो बेसिकली महिलाएं हैं उनकी आय में वृद्धि हुई। जब पैसा ज़्यादा आया तो पैसे को क्या करेंगे? बैंकों पर क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन खाता भी चालू करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा बैंक में जमा करें। और बैंक में पैसा क्यों जमा कर रहे हैं? बैंक में पैसा आया तो बैंक उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी? एक प्रकार से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगी। तो पैसा घूम फिर के आया ना गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को चालू करने हैं कई सारे सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं, और उस योजना के लिए पैसे की आवश्यकता है। इस कारण से ये सारा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी आय बढ़ी, साथ में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया इस योजना के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बेसिकली शुरुआत की गई 2016 में, है ना। इसका जो उद्देश्य था वो था 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण
आवास योजना आप देखेंगे घर घर में पक्की मकान बन रहे हैं, तो एक रीज़न जो है पीछे वो बेसिकली ये योजना भी है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बेसिकली ग्रामीण परिवारों में पक्का बोल सकते हैं मकान देने के लिए ये योजना जो है चालू की गई। 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्र में मतलब पक्का मकान सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई, और इसके बारे में ध्यान में रखना ईयर जो है इम्पोर्टेंट है 2016। ठीक है, अगली जो योजना है वो शायद अंतिम योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत कब किया गया इसका? 2016 में। ठीक, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी शुरुआत हुई 2016 में। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बात करें सूखा या बाढ़ के दौरान या कभी फसल को उत्पादन किया गया है और बहुत भारी मात्रा में कीट वगैरह ने इसे तबाह कर दिया एक प्रकार से, तब की केस में क्या करेंगे? तो फिर किसान उसको तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो बीमा हर क्षेत्र का जब हो रहा है तो फसल का क्यों नहीं हो सकता? तो भैया प्रधानमंत्री ने शुरू किया कि अब फसलों का भी बीमा होगा। ठीक है, फसल को उत्पादन तो कर लिया किसान के द्वारा, फिर पता चला बाढ़ आ गई, पता चला पानी नहीं गिरा, सूखा हो गया, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किए थे या कीट कुछ ऐसे टाइप के आ गए जिस पर कीटनाशकों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने फसल को बर्बाद कर दिया, तो किसान को तो हानि हो जाएगी, है ना। तो इसको बचने के लिए क्या करेंगे? फसल की करेंगे बीमा, है ना। तो किसानों को जो वित्तीय सुरक्षा है वो प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई 2016 में। और इसका फायदा क्या हुआ? किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली और इनका जो जोखिम है वो कम हुआ। जो इन्वेस्ट किसान कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल के उत्पादन के लिए, वो जोखिम जो है वो कम हुआ। जो प्रीमियम दिया जाता है खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो शुरुआत हुई थी 2016 में, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। तो ये हुई आपकी क्लास कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की, और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।